अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम खान। मेरे साथ मौजूद हैं मुबशर लुकमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और मैं बड़ी मुश्किल में, मैंने लोग को बता देना है आपकी वजह से आज मुझे कपड़े बदलने पड़े हैं, क्योंकि वही आपने रंग पहन के आ गई थी जो मैं पहना हुआ था। ये अब मुझे तो नहीं पता था कि आप आपने लगता वो है मेरी वार्डरोब में ना आपने कोई कैमरा वगैरह फिट किया हुआ है, और जहाँ से जो कमीज निकलती है ना आप उसको जाके अपना कैप्चर नहीं, कर। ऐसा भी तो हो सकता है क्योंकि मैं तो ऑफिस आती हूँ तो कोई आपने बाहर गेट पे लगवाया वो कैमरा, या तो वो ज्यादा वो हो पॉसिबिलिटी सकता है है, या उसकी। अपना ये है कि आपका मियाँ मुखबर है हमारी, यही हो सकता है। चीन ने भारत से कहा है कि मौजूदा पोजीशन पर ही हालात जो है नॉर्मल कर लें, जबकि भारत का कहना है कि जब तक चीन वापस नहीं जाता हमारी फौज जो है वो बॉर्डर पर ही रहेगी। तो आपके ख्याल में भारत को लद्दाख बॉर्डर पर बैठने का नुकसान नहीं पहली होगा? बात तो यह है कि मुझे लगता है आपको नरेंद्र मोदी ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ आपके प्रोग्राम को ना, वरना वो उसको बहुत देर से मैं एक ही बात कह रहा हूँ, जी। उसका जवाब तो दे दे। बल्कि मैंने क्या कहना, राहुल गांधी लोकसभा की मीटिंग में ये बात उठा चुका है कि पहले तो हमें बताएं कि चाइना भारत के अंदर है कि भारत चाइना में है। अभी तक तो मोदी ने इसका जवाब नहीं दिया। चाइना कहता है हम अपने इलाके में हैं, और जो उन्होंने ज़बरदस्ती ले लिया। इंडिया कहता है वो ज़बरदस्ती हमारे इलाके में आ गए, फिर वो कहते हैं नहीं हमारे इलाके में नहीं है, वो नो मैंस लैंड में है। अगर वो नो मैंस लैंड में तो फिर इंडिया को कुछ कहने नहीं चाहिए। अगर वो भारत के इलाके में है तो पहले मोदी ये तो माने ना, हाँ ना उन्होंने हमें कुटा था और उन्होंने पीछे कर दिया और अब हम वहाँ पे हैं। चाइना कहता है ना वहीं पे रहो, इंडियन आर्मी को, इंडियन आर्मी ने कहा हम वहीं पे रहेंगे। जी। उसका जवाब अभी मैं आपको बता देता हूँ, वो कहेंगे रहो और मरो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, अगले महीने से बर्फबारी शुरू हो जानी है, तुम लोगों को लग पता जाना है। कोई बिहार से गया हुआ है, कोई नैनीताल से गया हुआ है, तो कोई मलाबार से गया हुआ है, कोई गोवा से गया हुआ है। जब उसको -50 डिग्री सेंटीग्रेड पे और बर्फ़ अपना वो सारा कुछ करना पड़ेगा ना, जिससे यानी वो छः एक तो वैसे ही मैं कहना नहीं चाहता नहाते नहीं है, ऊपर से 6 महीने वैसे ही नहीं नहा सकेंगे। लग पता जाना अभी इनको इन और उनको जो इंडियन आर्मी ने जो 10 से 12 बिलियन ब्लीड करना ना हर महीने वहाँ पे लॉजिस्टिक सप्लाई के लिए, खाने के लिए, फ्यूल के लिए, एमुनेशन के लिए, अपना और चीज़ों के लिए, और जो डेथ रेट होना है। अभी तो आप इंडियन मिलिट्री हॉस्पिटल्स को देखिएगा 2 महीने के बाद, मैं आपको एडवांस से बता रहा हूँ कि वहाँ पे हज़ारों केसेस होने हैं फ्रॉस्टबाइट के। किसी की टांग कटनी है, किसी की लात कटनी है, किसी की लात कटनी है। तो अगर सियाचिन में, सियाचिन कह रहा हूँ, सियाचिन में भी बल्कि ऊपर क्योंकि हैं, और वहाँ पे लद्दाख में जो इंडियन आर्मी वाले हैं और वो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं ना, मरियम खान आपके फ़ैन तो हर जगह पे हैं, वो इधर शुएब साहब भी हैं तो और भी हैं लोग, तो वो अगर देख रहे हैं ना तो उनको ये पता होना चाहिए कि भाई अभी आपको फ्रॉस्टबाइट हो जानी है, आप अभी कोई बीमारी का बहाना करके फ्रंट से नीचे आ जाए। ये मैं आपको बता रहा हूँ मेजॉरिटी इंडियन फोर्सेस को। इंडिया चीन तनाज़े में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, और अगर चीन का साथ देता है तो उससे क्या हासिल होगा पाकिस्तान कहीं पे को? भी नहीं खड़ा अपनी मर्जी से, पाकिस्तान वही है जहाँ अल्लाह ने उसको डाला है, क्योंकि पाकिस्तान तो पोजीशन लेता ही नहीं है। पाकिस्तान तो कह रहता है कि जी हम अमन चाहते हैं, हम पीस चाहते हैं। ये फैक्ट है कि मोदी ने बयान भी दे दिया था, अजीत डोभाल ने भी दे दिया था, राजनाथ सिंह ने भी दे दिया था। इंडिया जो था वो पाकिस्तान के कश्मीर में आ रहा था अटैक करके। ये तो चाइना के साथ उनकी जो अपना मुंह मारी हुई है, उसमें चाइना ने सारा ब्लंट अपने ऊपर ले लिया। तो पाकिस्तान को एक्चुअली इस वक्त चाइना का बहुत बड़ा सहारा है। अच्छा। और अब जो लड़ाई होएगी, मुझे तो ये पता चला है कि कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर की बात कर रहा हूँ, वहाँ लोगों ने चाइनीज़ प्रेसिडेंट की तस्वीरें उठाना शुरू कर दी हैं, क्योंकि अब वो चाइना को अपना सेवियर समझ रहे हैं। तो ये शिफ्ट हो रहा है, बड़ी जल्दी आपका एलिमेंट शिफ्ट हो रहा है। अगर पाकिस्तान चाहता है कि पाकिस्तान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रहे तो पाकिस्तान को उसके लिए पोजीशन लेनी पड़ेगी, और वो पोजीशन सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा तक नहीं है, उससे ज़्यादा कुछ करने की होगी। अमेरिका की तरफ से सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए बातें की जा रही हैं, तो आपको लगता है कि अमेरिका ने जो हाथ उठा लिया उन पे से? देखें, नेशंस में ना हाथ नहीं उठाया जाता और हाथ नहीं रखा जाता, वो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती है। लेकिन अमेरिका की एक फॉरेन पॉलिसी हमेशा से रही है कि रेस में जितने भी घोड़े होते हैं ना, अमेरिका सबके ऊपर शर्त लगा देता है कि जो भी जीतेगा ना वो अपना घोड़ा होगा। कि इस वक्त अगर आप फ़र्ज़ करें आज सदारती इलेक्शन हो रहे हैं पाकिस्तान में, और 5 टॉप के उम्मीदवार होंगे ना, तो पाँचों पे अमेरिका बैट लगा देगा कि जो भी जीतेगा वो अपना ही सदर जीतेगा वहाँ पे, तो वो अफोर्ड कर सकते हैं। मोहम्मद बिन सलमान जो है ना, ये जो केस आप बता रही है ना, ये कुछ पुराना केस है, और ये केस है जब जमाल खशोगी का मर्डर हुआ था अनकरा में, टर्की में, और उसके फ़ौरन बाद ये इल्ज़ाम लगा था, और उनके ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगा था कि वो खशोगी की फैमिली को बुलाकर, उसके बेटे को बुला के उन्होंने आर्म ट्विस्टिंग की है और अपने हक़ में स्टेटमेंट्स दिलवाई, और सेल्फियाँ जो हैं वो
पब्लिक को की कि मेरी फैमिली तो मुझे माफ़ करती है, तो तुम लोग क्या कर रहे हो। सही। लेकिन अमेरिका जिस बात पे मोहम्मद बिन सलमान से दुखी है या नाराज़ है वो यमन के अंदर मोहम्मद बिन सलमान बतदरीज मदद के और अमेरिका की हेल्प के और इसराइल की हेल्प के बावजूद वो जो यमन को कंट्रोल नहीं कर सके। और यमन में जो बागी हैं वो आए दिन उन्होंने सऊदिया रॉयल फैमिली की नाक में दम करके रखा है। आपको बताऊँ, खबरों में नहीं आता, लेकिन हर दूसरे महीने वो एक आधा मिसाइल मार देते हैं वहाँ पे, और उनके घरों के अंदर गिरे हैं, जाके रॉयल पैलेस में गिरे, ज़ख्मी हो चुके हैं बड़े लोग और मर भी चुके हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। अगर आप रियाद में रहते हो तो आपको बहुत लोग वहाँ पे बताएंगे, अगर आपके कोई अजीज़ हों या रिश्तेदार हों, कि जो मैं बात बता रहा हूँ। अगर यमन कंट्रोल नहीं होता तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट डिजिब्यूटी है अफ्रीका, और वो कोई 16 मील का या 20 मील का एक सी ओपनिंग है, और अगर वो हॉट रहता है तो सऊदीया का ट्रेड नहीं हो सकता, सऊदीया किसी को तेल नहीं सप्लाई कर सकता। बड़ी सिंपल सी आपको बात बता रहा हूँ। तो फिर सऊदीया उनके काम का नहीं है। सऊदीया तो उसी तक काम कर रहा कि वो तेल, और क्या तेल हवाई जहाज़ों में तो नहीं जाएगा ना, उसके लिए बहरी जहाज़ ही चाहिए ना, कंटेनर शिप चाहिए ना, वो वेसल्स चाहिए। तो मोहम्मद बिन सलमान को बड़ी सीरियस इश्यूज हैं यमन को। अब तो बिल्कुल नहीं मार सकता, क्योंकि ईरान के साथ 400 बिलियन 480 बिलियन की चाइना ने डील कर ली है। ईरान डायरेक्टली यमन में सपोर्ट कर रहा है लोगों को, और उसकी बड़ी ज़्यादा सपोर्ट है। वो सीरिया में भी कर रहा है, वहाँ पे भी कर रहा है, वो औरों को भी कर रहा है जो सऊदीया के अगेंस्ट है वहाँ पे। तब यमन में अब पासा पलट रहा है और सऊदीज़ कमज़ोर होते जा रहे हैं। इन्होंने बीच में केमिकल वॉरफेयर भी कर ली, केमिकल्स भी इन्वॉल्व कर लिए, इन्होंने बॉम्बिंग भी कर ली, इन्होंने क्लस्टर बॉम्ब्स भी मार लिए। जो गैर इंसानी सलूक हो सकता था जंग में, वहाँ पे अस्पतालों के ऊपर बॉम्बिंग हुई है, वहाँ पे स्कूल्स के ऊपर बॉम्बिंग हुई है, ख़वातीन को मारा गया है, बच्चों को, 1-1 साल के बच्चे को कत्ल किया गया। और केमिकल वेपन जब आता है ना, फिर वो तो कोई नहीं देखता ना, वो तो बड़ी वहशत और दहशत वाली चीज़ है। उनका ये जज्बा नहीं ख़त्म कर सके। अब जब जज्बा नहीं ख़त्म हुआ और अब उनकी मदद शुरू हो गई है, तो अब तो माने भाई सारी उम्र अगर मैं आपको मारता रहा हूँ और अब आप ताकतवर हो गई हैं, यानी मारने की आपको हिम्मत है, आपको ये पता है कि मैं नहीं खा सकता मार, फर्ज करें मैंने कभी मार ही नहीं खाई, तो और आपको अब 4 लोग आपको सहारा देने आ गए, आप कहते हैं अब तो मैंने मानना ही नहीं, ये भले सोने का नवाला दे दे, भाई इतने साल मैंने इससे मार खा ली, अपने घर के कितने लोग शहीद करा लिए, तो अब मैं क्यों इससे हाथ मिला लूं? लूज करने के लिए कुछ नहीं अब बचता उनके ना। पास लूज करने को, अब सिर्फ गेन करने को है। तो अब यमन की वजह से सऊदीया जो है अमेरिका के आगे बहुत ज़्यादा वो हो रहा है। और ऊपर से शाह महमूद कुरैशी ने जो OIC को स्टेटमेंट दी है, अब आपको पता चला एहसन इकबाल को तकलीफ क्यों हुई, इंडिया को तकलीफ हो रही है। इंडिया किसका पार्टनर है मिडल ईस्टर्न, उनका किस का पार्टनर है, बेनिफिशरी कौन है? ईरान ने इंडिया के साथ ताल्लुकात ख़त्म किए, चाबहार से उनको बाहर निकाला, वो गवादर को चाबहार को कनेक्ट कर रहा है, और ईरान से डायरेक्ट पंपिंग जो है ऑयल की होके वो चाइना जा रही है। तो एहसन इकबाल को तकलीफ़ तो होनी है, नरेंद्र मोदी को भी तकलीफ़ होनी है, और मोहम्मद बिन सलमान को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होनी है। जो मौजूदा हालात हैं, हम सबसे पहले बात करते हैं एहसन इकबाल की। उन्होंने जो है शाह महमूद कुरैशी के सऊदी अरब के बयान को कंडेम किया है और उसको इररिस्पॉन्सिबल कहा है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि हमारी वजारत ख़ारजा ने जो बयान दिया उसको अगर वो कंडेम कर रहे हैं, तो ये बयान इसको खुद जो है वो एक गलत अब देखें, मैं नक्शा नहीं आपको देता। बताऊं कि कितने दुख की बात है। फिर मैं जब बातें करता हूं ना, तो लोग कहते हैं यार तुम वन साइडेड हो जाते हो, डायरेक्ट हो जाते हो, बीच में रह के बात करो। प्रॉब्लम है हम पाकिस्तानी हैं। जब पाकिस्तान के इंटरेस्ट की बात आएगी तो हमें कैसे हम न्यूट्रल हों, हमें साइड लेनी है अपने मुल्क की। अब शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो कोई मेरे अजीज़ तो नहीं है, रिश्तेदार तो नहीं है, इस मुल्क के वज़ीर ख़ारजा हैं। उन्होंने बयान किस बात पे दिया? कश्मीर के ऊपर, 5 अगस्त के ऊपर, कि सऊदी अरेबिया जो है और OIC कंट्रीज़ जो है उन्होंने बाबरी मस्जिद के ऊपर राम मंदिर बनने को कंडेम नहीं कर रहे, ना उस पर रोक रहे हैं, बल्कि और इंडियंस को जॉब्स मिल रही हैं वहाँ पे, उनके मंदिर बन रहे हैं। और कश्मीरियों के ऊपर जो 1 साल से दुनिया की तारीख का बदतरीन लॉकडाउन है, उसके ऊपर आवाज़ नहीं खोल रहे। अब जब उन्होंने उसके ऊपर कहा कि अगर तुम कश्मीर के लिए नहीं खड़े होते तो हमें भी रिविजिट करनी पड़ेगी अपनी फॉरेन पॉलिसी, तो एहसन इकबाल को तकलीफ हो गई। ये उसी नवाज शरीफ का फॉलोअर है जिसको अजमल कसाब पाकिस्तान का मिल गया था, जिसको बम्बई हमलों में पाकिस्तानियों का हाथ मिल गया था। ये वही नवाज शरीफ है जो कुलभूषण यादव पे कभी किसी की ज़ुबान नहीं हिली, कभी उसने एक दफ़ा अपने 4 साल दौरे हुकूमत में
गुलभूषण का नाम नहीं लिया। ये वही नवाज शरीफ है जिसने FATF के ऊपर साइन करके पाकिस्तान के ऊपर तलवार लटकवा दी थी और इंडिया के हक में खेल गया, वो आज भी तलवार लटकी हुई है। ये वही नवाज शरीफ है कि जिसने इंडिया के लिए अपना 185 लोगों को इंक्लूडिंग अजीत देओल वगैरह को बगैर वीज़े के पाकिस्तान में एंटर होने दिया और रायवन में अपनी पर्सनल रिहाइशगाह पे बुलाता रहा और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं वो उनको कह दिया कि आपने नहीं होना यहाँ पे, जबकि इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है वो मोदी के साथ था। आज एहसन इकबाल ने ये कह के यकीन करा दिया है कि नून लीग जो है वो इंडिया के इंटरेस्ट पाकिस्तान में वॉच करती है और वो मैं ये नहीं कहता कि इंडिया सही है या इंडिया गलत है, मैं कौन होता हूँ ये बात कहने वाला, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि मुझे अपने मुल्क के लिए खड़े होना है। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो अपने मुल्क के लिए झूठी बात करता है या अपने मुल्क को बदनाम करने की कोई बात करता है तो वो मुल्क के हक में नहीं है। मैं तो खुलकर ये कहूँगा। अभी एहसन इकबाल ने बात की, ना सिर्फ पाकिस्तान, हर पाकिस्तानी के दिल की आवाज़ बल्कि कश्मीरियों के दिल पे सोचे क्या बीती होगी, और यही वो स्टेटमेंट है जिसको पूरा इंडिया का मीडिया जो है ना बार बार फ्लैश कर रहा है कि जी उनके तो अपनी पार्लियामेंट में डिसेंट है, तो ये नया नक्शा जो बनाया ये गलत है, ये है वो है और ये वो, यानी जो तकलीफ इंडिया वालों को हुई है वही एहसन इकबाल को हुई है। अब मैं इसके बाद आर्ग्यूमेंट क्या करूँ आपसे। और एहसन इकबाल का जो है कामा रखने का कोई फ़ायदा हुआ, उन्होंने फ़ौरन से जो है अरबी में ट्वीट की और जो शाह महमूद कुरैशी का जो बयान है उसकी चुगलियाँ लगाई। एहसन इकबाल जो है वो बेसिकली हैं पढ़े लिखे आदमी, एंड आई एम श्योर अरबी के वो स्कॉलर होंगे क्योंकि उनकी वालदा जो थी वो बहुत ही दीनी और मजहबी खातून थी और यानी उन्होंने उस माहौल में परवरिश पाई है तो वो दीनी तो हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, और उनको अरबी तो आती होगी, मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं उनकी सोच से जो हूँ ना, मैं ये कि नवाज़ शरीफ को बचाने के लिए किस हद तक ये लोग जा सकते हैं आप ये सोचें, या उसका मौक़िफ़ सही करने के लिए उनको ये नहीं शर्म आती कि कोर्ट में तो ये रिपोर्टें दे रहे हैं कि नवाज़ शरीफ घर से हिल नहीं सकते, वो अदालत में नहीं आ सकते, वो बैठ के वहाँ पे अपना कॉफ़ी शॉप से कॉफ़ी पी रहा है, कह रहे कोविड का खतरा है, उसने तो मास्क भी नहीं लगाया, उसके इर्द गिर्द सारों ने मास्क लगाया, वो हाइड पार्क में वॉक कर रहा है। कमाल है यार, ये अपना किस किस्म की बीमारी है यार कि जो सिर्फ रेस्टोरेंट्स का खाना खाने पे मजबूर करती है, स्टारबक्स की कॉफ़ी पीने पे मजबूर करती है, जो सेल्फ्रिजेस और हैरिड जाने के लिए मजबूर करती है, जो हाइड पार्क में वॉक करने के लिए मजबूर कर रही है। यार अल्लाह रहम करे यार। फिर अच्छा, जिस फ्लैट्स का नवाज शरीफ ने कसम खा के सुप्रीम कोर्ट में कहा था मुझे नहीं पता ये फ्लैट्स किसके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो उन्हीं फ्लैट्स में ठहरे हुए हैं, उन्हीं में रह रहे हैं, यानी अभी तो पूछ के बता देते यार किसकी हैं, अब हमको तो बता दें कोर्ट का अगर केस खत्म हो गया तो। बिल्कुल सही बात। तो ये वही वाली बात है, मैं ना मानूं। देखिए पाकिस्तान में बड़ी कमज़ोरियाँ हैं, पाकिस्तान में बड़ी शॉर्टकमिंग्स हैं, पाकिस्तान में बहुत गलतियाँ भी हो रही हैं, पाकिस्तान में हुकूमतें बहुत बड़े बड़े भंड भी कर रही हैं, लेकिन ये हमारी हुकूमतें हैं, हमने इनको खुद ठीक करना है, हमने इनकी बुराई भी करनी है, हमने इनको एक्सपोज भी करना है, सब कुछ, लेकिन हमने इंडिया का हाथ नहीं मजबूत होने देना। देखिए ये आपको फ़र्क रखना है कि हुकूमत से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, स्टेट से नहीं। आप ऐसी बात तो ना करें ना जो स्टेट के इंटरेस्ट के खिलाफ जाए, अब कौन समझाएगा उनको। उस्मान बुज़दार का फ्यूचर आपको क्या नजर आता है? उस्मान बुज़दार को छोड़ दे, उस्मान बुज़दार मुझे लगता है 3-4 दिन ही रह गए अब उनके। अच्छा, अगर उनमें को किरदार है, अगर उनमें को कैरेक्टर है, और अगर कैरेक्टर नहीं है तो फिर वो भी है। आप पूछे वो कैसे? वो इस तरह से कि 12 तारीख को नैब की पेशी है उनकी जी, और केस बड़ा ओपन एंड शट केस है, शराब के परमिटों का केस है, और उनके ऊपर इल्ज़ाम उन्होंने 6 करोड़ रुपया या 5 करोड़ रुपया रिश्वत भी ली उसके लिए। अब ये तो नैब साबित करेगी, ये तो मैं नहीं साबित कर सकता, ना मैंने करना। लेकिन एक बात ज़रूर है कि अपने वज़रा से तो उन्होंने इस्तीफ़ा ले लिया था जब उनकी नैब के आगे बारी आई थी, और उन्होंने कहा था कि जी आपकी पोजीशन जो है वो आपके केस पे असरअंदाज हो सकती है। और उन्होंने अलीम खान हो और हमारे दोस्त मियाँ वाली के, वो बड़ी उन्होंने इज़्ज़त के साथ उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और अब फेस भी किया, जेलों में भी रहे, और उनके ऊपर केस भी नहीं साबित हुए, यानी ये भी साबित हुआ कि उनके ऊपर केस सही नहीं थे दोनों के ऊपर। लेकिन यह उस्मान बुज़दार अब किस मुंह से कहेगा कि मैं बगैर इस्तीफ़े के जाऊंगा और पेश होऊंगा, तो इसको इस्तीफ़ा तो अब देना पड़ेगा। तो आज अगर 7 तारीख है तो आप उम्मीद करता हूँ मैं रात को 11 बजे तक 12 बजे तक 11 तारीख के उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा आएगा। लेकिन ये उस सूरत में अगर उनके अंदर कोई मेटल है, कोई कैरेक्टर है।
लेकिन आपने जहाँ बात की नैब के केसेस की, तो उस्मान बुज़दार को भी बुलाया है, मरीम नवाज़ को बुलाया है, आसिफ अली जरदारी पर भी केस चल रहा है, लेकिन हमने आज तक अभी किसी केस का नतीजा नहीं देखा। तो क्या फ़ायदा ऐसे केसेस का जब तक हम उनका कोई रिजल्ट नहीं देखते, कोई केस चेयरमैन एंड नैब नहीं से होता। पूछे ना इसका सवाल का जवाब, तो चेयरमैन नैब आपको जवाब दे सकती है ना। चेयरमैन नैब को बताना चाहिए कि उन्होंने इस कौम के ऊपर कितना खर्चा किया, टैक्स पेयर को कितना चूना लगाया, और कितने लोगों की नींदें हराम की, और कितने लोगों पे सही गलत केस बनाए और उनको पाया तकमील तक क्यों नहीं पहुंचा सके। इसका मतलब है कि नैब की अपनी इनहेरेंट कमज़ोरियाँ, उसकी प्रोसिक्यूशन जो है बहुत वीक है, और ऑब्वियसली नैब विल हैव टू वर्क ओवर टाइम टू प्रोड्यूस बेटर रिजल्ट्स। बट उसके साथ साथ नैब की एक बड़ी आर्गूमेंट है कि हमें अदालतें टाइम नहीं देती। अब नैब कोर्ट्स जो हैं वो हफ्ते में एक दिन के लिए मिलती हैं, वो भी 4 घंटे के लिए, तो उसमें एक विटनेस नहीं आया तो केस आगे चला गया, दूसरा इस तरह होता रहता है, और एक एक केस प्रूव करने के लिए 70 विटनेस होते हैं, फिर 70 विटनेसेस की क्रॉस एग्जामिनेशन होती है, एक लंबा प्रोसीजर है। तो अगर स्पेशल कोर्ट्स हो जहाँ डेली हेयरिंग हो रही है तो 3 महीने में केस भी ख़त्म हो जाएगा, आर या पार हो जाएगा। तो नैब को भी मजबूत करना चाहिए, और नैब का जो प्रोसीजर है उसको भी ठीक करना चाहिए, और नैब के ऊपर भी तलवार होनी चाहिए कि अगर उन्होंने फ़र्ज़ करें इल्ज़ाम लगा दिया ख्वाजा साद रफ़ीक पे जो लगा हुआ है, फ़र्ज़ करें कि जी इन्होंने 100 अरब रुपए का घपला किया, तो ख्वाजा साद रफ़ीक पे अगर आप 100 अरब नहीं साबित कर सके तो अब आप कम से कम 10 अरब तो उनको देना, 10% तो उनको देना कि जी, या 10 करोड़ तो दें, जो भी बनता है 10% उसका, ताकि अगले की कुछ तो तशफ़ी हो ना। आपने उसको बेइज्जत कर दिया, बेसिकली डिफेमेशन केस, आपने तो खुद डिफेम कर दिया, केस तो साबित ही नहीं हुआ, रेफरेंस तक फाइल नहीं हुआ, और आपने पूरी दुनिया में उसको चोर बना दिया। तो ये भी गलत बात है, और ये भी एक फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट आती है बात। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. व्यूअर्स आपका शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने कमेंट्स हमारे साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।